एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव या पटवारी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन सब के लिए एक स्टार्ट की गई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है कवर अप करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो सभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं वो दुर्गा शक्ति नाम का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें लगते हैं एग्जाम में आने वाले हैं या पिछले साल आए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। इसमें ऑप्शन आपको दिए थे इनपुट, स्टोरेज, CPU और प्रोजेक्टर। तो इनपुट, स्टोरेज और CPU ये तीनों ही हमारे कंप्यूटर के घटक या कंपोनेंट होते हैं, जबकि प्रोजेक्टर जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। देखिए, होता क्या है, हम कोई भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को देते हैं, वो उसमें प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें आउटपुट की फॉर्म में मतलब एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इसे एक IPO साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को डैश की स्थापना की गई। तो इसमें स्थापना की गई थी वो थी HSAMB, यानी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसको किया क्यों गया था? ये एक रेगुलेशन यानी कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए और अधीक्षण के लिए इसको लाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो मार्केट है वो अच्छे से मतलब ग्रोथ कर पाए हरियाणा में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चंडीगढ़ में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सभी को पता है कि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। सुल्तानपुर जो गांव है वहाँ पर, ये जो है हाईवे पर पड़ता है, गुरुग्राम झज्जर हाईवे पर। अब उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तराखंड में, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बहुत ही पास। इसको 15 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया, और इसका जो नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वो हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया। ये उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के वन के क्षेत्रों में। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके बाद ये दूसरा टाइगर रिजर्व माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा यानी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है यमुनानगर में है, और ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो सार्वजनिक उद्यम है किसके उदाहरण है? तो यह महारत्न कंपनी। होती क्या है महारत्न कंपनी? महारत्न कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व की बड़ी कंपनियों के रूप में उभरने में समर्थ बनाना था, यानी कि कैपेबल बनाना था। आज के समय में अगर कोई भी महारत्न कंपनी है या फर्म है तो उसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी जो टोटल कीमत होती है उसका 15% इन्वेस्ट करने का निर्णय जो है वो बिना गवर्नमेंट के सजेशन के ले सकती है। और महारत्न का दर्जा जो है ऐसी कंपनियों को दिया जाता है जो कम से कम मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो। देखिए, कुछ महारत्न कंपनियां हैं यहाँ पर, उनके नाम हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है जो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NTPC, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें नवरत्न कंपनियां की, तो नवरत्न कंपनी को 1997 में सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता था जो वैश्विक बाजार में कंपटीशन करने की मतलब अपने आप में क्षमता रखती थी। नवरत्न कंपनियों का दर्जा देकर इन्हें अधिक से अधिक फ्रीडम प्रदान की गई ताकि जो बाजार में जितने भी देश हैं उनकी कंपनियों को एक वैश्विक दर्जा प्राप्त हो सके। 2017 तक कम से कम 16 जो थी नवरत्न मतलब जो कंपनियां थी उनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे जो नवरत्न कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NBCC, NMDC, NLC, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब नवरत्न कंपनियों के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में विला फ्रैंका की संधि डैश के बीच में हुई? तो ये हुई फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। देखिए, 11 जुलाई 1859 को ये संधि हुई। इसके अनुसार जो लोम्बार्डी का प्रांत था वो फ्रांस को दे दिया गया था, और सार्डिनिया नामक जो प्रांत था वो फ्रांस ने उसे दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो पुलिस को सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज और सेंट्रलाइज करने में मदद करेगा वो क्या है? तो वो है पुलिस AIS, यानी कि पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इसे PAIS के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रिमिनल को एक यूनिक रूप से आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके फेशियल रिकॉग्निशन से या फिर टेक्सचुअल सर्च से।
ये जो है एक मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो 2016 में सेटअप की गई। और देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है अनिल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीडीसी यानी नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कहाँ सेटअप करने की योजना बनाई गई? तो ये बनाई गई है अंबाला में। कब बनाई गई? जुलाई 1963 में। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ को मतलब ना ज़्यादा स्प्रेड ना हो या उसे रोक दिया जाए इसलिए बनाई गई थी। इसको रीऑर्गेनाइज करना था एक्टिविटीज़ ऑफ मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी 8 ब्रांचेज हैं, अलवर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कालीकट, कन्नूर, जगदालपुर एंड पटना, राजामुंद्री एंड लास्ट वाराणसी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, शामनाथ मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना डैश को की गई? तो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना जो थी वो 18 अप्रैल 1972 को की गई, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ही होते हैं। तो देखिए इस समय जो हमारे जो केंद्रीय संसाधन यानी जल शक्ति जो मंत्री हैं वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति जो राज्य मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू भी हैं और जो सचिव हैं इनके वो है पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था हवाना में। तो देखिए होता क्या है गुट निरपेक्ष? गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे। इसका मतलब क्या है? ये कोई भी शांति जो अगर देश को मतलब खतरा होगा तो उसकी शांति के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पंडित नेहरू जी कहते हैं का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जहां भी अन्याय होगा या स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी पर भी आक्रमण किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे समय में हम तटस्थ यानी कि शांत बिल्कुल नहीं रहेंगे। गुट निरपेक्ष जो राज्य हैं वो शीत युद्ध से अलग रहते हैं। इनका मेन जो मुद्दा है वो आपसी तनाव और युद्ध को रोकना होता है और जो भी कभी भी लड़ाई हो या कुछ भी हो तो ये आपसी सहयोग को ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये सभी को पता है कि इसकी सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का समारोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1983 ईस्वी दिल्ली में। 13th क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संगठन का श्रेय किन नेताओं को जाता है? तो वो जाता है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। देखिए ये जो गुट निरपेक्ष वाला संगठन होता है वो संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 भाग और विश्व की कुल जनसंख्या के 55% जो भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो स्पेशली हैं वो 3rd विश्व यानी कि विकासशील देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। अब जो नेक्स्ट है वो है साप्ता। क्या है? SAPTA। साप्ता है साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इसको 1995 में लागू किया गया। इसका लक्ष्य मेन मुद्दा मतलब ये था कि दक्षिण एशिया में जो व्यापार से रिलेटेड जो भी बैरियर्स होते हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, उनको दूर करना है और एक व्यापार में सफलता लेकर आनी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो दक्षिण एशिया के जो फ्री जो व्यापार क्षेत्र हैं उसको 2004 में लागू कर दिया गया था और इसके लिए दक्षिण एशिया के क्षेत्र के देशों ने अपनी जो व्यापारी सीमाएं थी उसको खोलकर एक नया इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट है, साप्ता को डैश में लागू किया गया 1995 में ही हमने बात कर ली। उसके बाद साफ्टा क्या है? देखिए साफ्टा है SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। यह समझौता 2006 में लागू हुआ था जिसमें 1993 से सार्क की अधिमान्य जो व्यापार व्यवस्था थी वो सफल रही थी। साफ्टा में जो हस्ताक्षर करता मतलब सिग्नेचर जो अथॉरिटी वाले देश थे वो थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। साफ्टा का उद्देश्य भी यही था स्वतंत्र व्यापारिक समझौता हो और ये जो सारी जो देश हमने बात की है उनके बीच वस्तुओं की जो है मतलब जो भी बाधाएं आए अगर व्यापार में तो उसको दूर करें और दक्षिण एशिया जो देश की इकोनॉमी है उसको संगठित मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इस समझौते को लागू करने की जो तय सीमा रखी गई थी वो 1 जुलाई 2006 रखी गई थी। अगला, साफ्टा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है नेपाल, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सीरीज ऑफ माइनर डेटा सिक्योरिटी अटैक दैट टुगेदर रिजल्ट्स इन अ लार्ज अटैक। तो वो कौन सा अटैक होता है? सलामी अटैक। इसमें होता क्या है? छोटे छोटे अटैक किए जाते हैं और उसके बाद उनको करके एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकिंग में थोड़ा बहुत माइनर सा अगर पैसों की चोरी हो रही है तो वो कुछ नहीं, वो एग्रीगेट करके वो जीरो में लाकर उसको कर देते हैं। लेकिन जब उन थोड़ी थोड़ी क्राइम्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो काफ़ी मिलियन बिलियन ट्रिलियन में इनका क्राइम जो है पहुंच जाता है। ये जो है मेनली कस्टमर की जानकारी जैसे उनके जो बैंक या डेबिट कार्ड्स जो होते हैं उनके डिटेल्स का यूज़ करके बहुत ही कम मात्रा में पैसों की कटौती करते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो उसके साथ ये 2 टर्म और थे, फिशिंग और डॉक्सिंग। तो ये 2 टर्म्स क्या होती हैं? फिशिंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी आप इसको बोल सकते हो। ये भी एक इंटरनेट से के रूप में की गई चोरी है जिसमें जो यूज़र की सारी जो इंडिविजुअल डिटेल्स होती हैं,
पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे बैंक खाता हो गया, उसके बैंकिंग पासवर्ड हो गए, जो भी उसकी ऑनलाइन नेट बैंकिंग है उसकी डिटेल्स हो गई, उन सबको चुराने की कोशिश की जाती है। देखिए, डॉक्सिंग क्या, अगर एक सिंपल टर्म में बताया जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी यूज़र किसी कंपनी या फिर किसी भी पर्सन की एक पर्सनल डिटेल, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आदि जो है इंटरनेट पर उसको सर्च करता है और फिर उसकी बिना परमिशन के, उस कंपनी या उस बंदे की बिना परमिशन के इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है। मतलब एक तरह से स्टॉकिंग करता है ताकि बाद में वो उसको हैरेस कर सके और किसी तरह से उस पर एक मैलिशियस अटैक किया जा सके। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? देखिए, भारत का जो काला सोना कहा जाता है सबको पता है, मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनमें जो है दूध बहुत ज़्यादा होता है और ये महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको भारत का काला सोना कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।